हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल 8C और क्लासेस में। आज हम देखेंगे यूपी डीलेड के 4th सेमेस्टर। कौन से सेमेस्टर? 4th सेमेस्टर के साइंस का जो पवन सीरीज पढ़ रहे हैं उसका एक विज्ञान का अति लघुत्तरीय का एक टॉपिक, जिसमें हम लगभग कई सारे क्वेश्चन करेंगे और सिलेक्टेड क्वेश्चन करेंगे और बहुत डीपली एक्सप्लेन करेंगे। तो आइए देखते हैं। एक बार आप क्लास को क्या करेंगे, शेयर कर देंगे ताकि और लोग भी जुड़े और वो भी अपनी तैयारी जांचें और तैयारी करें, क्योंकि लास्ट सेमेस्टर है आप लोगों का, इसलिए अच्छे से तैयारी होनी चाहिए, है ना। चलिए तो देखते हैं हम पहला। और अगर हाँ एक चीज़ बता दें, अगर आपको मैथ पढ़ना है तो मैथ हमने लगभग जो मेन टॉपिक है सबको विद डिटेल क्लास में करा दिया है और बहुत जल्द प्रीवियस ईयर भी मैथ का कराएंगे, है ना। तो प्ले लिस्ट बनी है यूपी डीलेड 4th सेमेस्टर मैथ के नाम से, तो आप देख सकते हैं। और जो सेकंड सेमेस्टर के जुड़े हैं वो भी देख सकते हैं। सेकंड की पूरी कंप्लीट करा दिया है गणित, और प्रीवियस ईयर भी 2019 से अभी तक के सभी क्वेश्चन लगवा दिए हैं विथ एक्सप्लेनेशन के साथ। साइंस भी लगभग उसमें हमने मेन टॉपिक सब करा दिया है, और अब जो है सीरीज का भी उसमें कुछ करा दिए हैं, आप देख सकते हैं। चलिए अब बिना देरी किए हुए देखते हैं। ये देखो कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है। 22 में आया है, 17 में आया है, 19 में आया है, 18 में। तो देखो 17, 18, 19, 22 हम कह सकते हैं कि लगातार ये क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा भी जाएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या लिखा? मनुष्य में कितने प्रकार के रुधिर वर्ग पाए जाते हैं? मानव का, है ना, जो ग्रुप है ह्यूमन ब्लड का ग्रुप, वो कितना होता है ये बताना है। ये लेंदी क्वेश्चन में आपको पता है लघुत्तरीय। सर्वदाता एवं सर्वग्राही रुधिर वर्गों के नाम भी लिखना है। रुधिर वर्ग की खोज किसने की थी, इसके वैज्ञानिक का नाम। इससे लगभग बहुत 10 से 12 क्वेश्चन कंप्लीट होंगे इस प्रश्न से, है ना। रक्त को कितने वर्ग में विभाजित किया जाता है? देखो इस तरह से पूछा गया था 17 में, 19 में। और रक्त वर्ग के प्रकार एवं उसमें पाए जाने वाले प्रतिजन और प्रतिरक्षी एंटीबॉडी और एंटीजन के बारे में भी हमको बताना है। ये भी पूछा गया था, अलग अलग रूप से पूछा गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, आराम से पढ़ते हैं। ये देखिए सबसे पहला, अगर देखें यहाँ पे हम उत्तर इसका, तो रक्त वर्ग का पता किसने लगाया था? सबसे पहले रुधिर वर्ग की खोज किसने की थी? अगर पूछे ऑप्शनल तो आप कहेंगे कॉर्ल लैंड स्टीनर। क्या नाम था पूरा? कॉर्ल लैंड स्टीनर, जो कि 1868 से 1943, है ना, के बीच में तक रहे जीवित। 1868 से 1943। तो रुधिर वर्ग का पता किसने लगाया था? तो आप कहेंगे कॉर्ल लैंड स्टीनर नामक वैज्ञानिक ने। कब किया था? तो आप कहेंगे 1930 में। कब किया था? 1930 ईस्वी में कॉर्ल लैंड स्टीनर ने ब्लड ग्रुप का पता लगाया था। और कॉर्ल लैंड ने मनुष्य के रक्त को 4 वर्गों में बांटा था, है ना। कितने वर्ग में बांटा गया था? बांटा था इनके द्वारा 4 वर्ग में। कौन कौन वर्ग? रक्त वर्ग ए, बी, ए बी और ओ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 1930 ईस्वी में सर्वप्रथम रक्त वर्ग का पता कॉर्ल लैंड स्टीनर जी ने लगाया था, और इन्होंने मनुष्य के रक्त को 4 वर्गों में बांटा था। उसके नाम कौन कौन है? ए है, कैपिटल ए, कैपिटल बी, है ना, फिर कैपिटल ए बी और ओ। अब देखो यहाँ दिखाया गया है रुधिर वर्ग ए, रुधिर वर्ग बी, रुधिर वर्ग ए बी और ओ। अब जो इसमें ए है ना, क्योंकि प्रतिजन अगर पूछे, प्रतिजन मतलब एंटीजन कौन होता है? रुधिर वर्ग जिसका ब्लड ग्रुप ए है, उसमें जो प्रतिजन होता है वो ए होता है। प्रतिजन को कैपिटल से सब दिखाए जाएंगे। और जिसमें एंटीबॉडीज होती है उसमें बी ये होती है। और अगर बात करें बी वाले एंटीजन जिसके पाया जाता है, जिसका ब्लड ग्रुप बी है, उसमें जो प्रतिजन पाया जाता है वो कौन पाया जाता है? तो कहेंगे आप बी पाया जाता है। जबकि इसमें इनके अंदर जो प्रतिरक्षी पाई जाती है एंटीबॉडी, वो होती है ए। और जिस भी व्यक्ति में मनुष्य में ए बी, है ना, ए बी ब्लड ग्रुप पाया जाता है, तो उसमें प्रतिजन मतलब एंटीजन तो ए बी होता है, ए और बी दोनों होते हैं। जबकि इनके अंदर जो है एंटीबॉडीज नहीं पाई जाती है। और जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप क्या होता है? ओ होता है। इसमें कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है, जबकि इसमें एंटीबॉडीज ए और बी दोनों होती है। ठीक है ना, ये है। चलिए, और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अगला देख रहे हो कितने क्वेश्चन है। पहला कि यही किसने पता लगाया था। दूसरा कब पता लगाया था। तीसरा कितने वर्गों में बांटा था। चौथा उनके वर्गों के नाम। फिर किस वर्ग के व्यक्ति में कौन सा एंटीजन और कौन सा एंटीबॉडीज पाया जाता है। ये तो कई क्वेश्चन हो गए। आगे जो एंटीबॉडीज होती हैं प्रतिरक्षी, ये किसके बने होते हैं? अगर पूछे तो आप कहेंगे प्रोटीन्स के बने होते हैं। जो एंटीबॉडीज होती हैं वो प्रोटीन्स की बनी होती हैं, जो प्लाज्मा में पाए जाते हैं। कहाँ पाया जाता है? प्लाज्मा में।
प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा आप पढ़े हैं, जो कि ब्लड का 55% भाग बनाता है। कितने परसेंट? प्लाज्मा ब्लड का पार्ट है, लिक्विड पार्ट है, और ये हल्के पीले रंग का होता है, और ये ब्लड का लगभग 55% अकेले भाग बनाता है। और प्लाज्मा में 90% जल होता है और 10% में कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ, जिसमें हम कहते हैं कि विटामिन, प्रोटीन ये पाए जाते हैं। ठीक है, और ये 2 प्रकार के होते हैं, प्रतिरक्षी स्मॉल ए और स्मॉल बी। तो प्रतिरक्षी को ए और बी से दिखाया जाता है स्मॉल में, जबकि प्रतिजन को, है ना, प्रतिजन को किससे दिखाते हैं? कैपिटल ए और कैपिटल बी से। अब एंटीजन क्या होते हैं? ये ग्लाइकोप्रोटीन के बने होते हैं। ये किसके बने होते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन, जो कि आरबीसी से चिपके रहते हैं। आरबीसी क्या है? रेड ब्लड कॉर्पसल्स या सेल्स, जो कि किसका भाग है? रक्त का भाग है। रक्त में जो रक्त कणिका वाला पार्ट है उसमें, है ना, ये भाग है। तो जो प्रतिजन होते हैं, एंटीजन, ये आरबीसी से क्या होते हैं? चिपके होते हैं। अगर पूछे प्रतिजन किसके बने होते, तो आप कहेंगे ये ग्लाइकोप्रोटीन से के बने होते हैं। जबकि वहीं प्रतिरक्षी मतलब एंटीबॉडी चीज़ की बनी होती है, तो ये प्रोटीन के बने होते हैं। ये वो प्रोटीन के बने होते हैं, ये ग्लाइकोप्रोटीन के बने होते हैं। ये प्रतिरक्षी प्लाज्मा में पाए जाते हैं, है ना, और ये 2 प्रकार के होते हैं। जबकि ये आरबीसी से चिपके होते हैं, ये भी 2 प्रकार के होते हैं, कैपिटल ए और कैपिटल बी। चलिए आगे देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है, आगे भी देखेंगे। अभी यहाँ 22 में भी तो आया है और भी कई बार आया है। ये धातु और धातु में अंतर बताइए। ये केमिस्ट्री क्वेश्चन है, इसके पहले वाला बायो का था। धातु और धातु में अंतर बताना है ना। तो धातुएं क्या होती हैं? इनमें बहुत अंतर है, तो उसमें से कुछ अंतर यहाँ पे देखते हैं। पारदर्शिता में अगर तुलना करें गुण के आधार पे, तो धातु क्या होती है? पारदर्शी होती है, मतलब धातुओं के आर पार हम देख नहीं सकते हैं। कुछ अपवाद हैं, लेकिन लगभग सभी धातुओं के हम आर पार नहीं देख सकते हैं। अगला, अधातु क्या होती हैं? अधातु पारदर्शी भी होती हैं और अपारदर्शी होती हैं और पारभासी। पारभासी का मतलब क्या होता है? जिसके आर पार थोड़ा बहुत लाइट जा सके, वो होती हैं पारभासी। जबकि पारदर्शी का मतलब जिसके आर पार देखे जा सके पूरा, और अपारदर्शी का मतलब जिसके आर पार हम देख ही ना पाए। जबकि पारभासी का मतलब, जैसे आप देखे होंगे कागज़ पे आप क्या लगा दें? तेल लगा दें, ऑयल, तो कागज़ के आर पार देख सकते हो, थोड़ा बहुत लाइट दिखेगी आपको, तो वो पारभासी का उदाहरण है। या फिर जो खिड़की में जो कांच लगाए जाते हैं, है ना, वो भी जो कांच होते हैं वो पारभासी की तरह होते हैं। आगे, क्षारीय प्रवृत्ति, दूसरा गुण क्या है? क्षारीय प्रवृत्ति के आधार पर अगर देखें तो जो धातु के ऑक्साइड होते हैं, धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं? क्षारीय। धातुओं के ऑक्साइड प्रायः क्या होते हैं? क्षारीय। जबकि अधातुओं के ऑक्साइड क्या होते हैं? तो अम्लीय होते हैं। ठीक है, अगला तीसरा गुण अगर देखें ध्वनि के आधार पे, तो धातु किसी वस्तु को से जब टकराती हैं धातु, तो क्या होता है? ध्वनि उत्पन्न होती है। जैसे कि लोहा टकराएगा किसी वस्तु तो ध्वनि उत्पन्न करेगा। जबकि जो अधातु है ना, ये क्या होती है? इससे कोई ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है। चलिए आगे अगला देखते हैं हम। अगला गुण है हाइड्रोजन से क्रिया करती है, तो क्या होता है? जब धातुएं हाइड्रोजन से क्रिया करती हैं तो बताइए ये क्या करती हैं? ये पहली बात तो अधिकतर जो धातु होती है ये हाइड्रोजन से क्रिया नहीं करती, लेकिन कुछ अपवाद हैं जो कि हाइड्रोजन से क्रिया करती हैं, तो अस्थायी यौगिक बनाती हैं। ठीक है ना। अगला, अधातु की बात करें तो अधातु हाइड्रोजन से क्रिया करके अस्थायी यौगिक बनाती हैं। अस्थायी मतलब ये क्या होती हैं? फिक्स होती हैं, और ये अस्थायी होती हैं जबकि, है ना। अगर तीसरी बात करें, तीसरा गुण क्या है? अवस्था के आधार पर अगर देखें तो धातुएं सामान्यतः क्या होती हैं? ठोस होती हैं। पारा एक ऐसी धातु है जो कि क्या होती है? लिक्विड पाई जाती है, और बाकी सभी धातुएं क्या होती हैं? सामान्यतः ठोस होती हैं। ठीक है। और इसमें क्या होता है? आघात वर्ध्यता और तन्यता के गुण। आघात वर्ध्यता का मतलब होता है अगर इसको हम पीटें, धातु को अगर हम पीटें तो इन्हें पीट कर हम पतली चादर बना सकते हैं। और तन्यता का मतलब क्या होता है? तन्यता का मतलब आप जैसे कि सोना है, सोना भी एक धातु है। सोने को क्या करेंगे? अगर हम सोने को क्या करें? 1 ग्राम सोने से आप पढ़े होंगे लगभग 2 किलोमीटर तक तार क्या कर सकते हैं? हम खींच सकते हैं। तो तन्यता का मतलब होता है कि तार के रूप में बनाना। तो 1 ग्राम सोने से हम लगभग 2 किलोमीटर तक का तार बना सकते हैं, इतना ये तन्य होता है। अगला देखते हैं, अधातु में अगर वही बात करें, अधातु की अवस्था, तो अधातु ठोस, द्रव तथा गैस तीनों अवस्थाओं में होती हैं। और जो अधातुएँ होती हैं वो ठोस भी होती हैं, कुछ द्रव भी होती हैं, और कुछ गैसीय अवस्था में होती हैं। अगला गुण अगर देखें, तुलना करें घनत्व और गलनांक के आधार पर, तो जो धातु का जो घनत्व होता है काफ़ी ज़्यादा होता है और इनका गलनांक भी बहुत ज़्यादा होता है ना। जैसे कि लोहा है, इसको हमें पिघलाना है, इसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ये भी बहुत ज़्यादा होता है। जबकि अधातु का गलनांक क्या होता है? प्रायः
कम होता है और घनत्व भी इसका क्या होता है, कम होता है। तो देखिए 2-4 आप लिख के दिखाएं एग्जाम में, लेकिन आप पढ़े रहेंगे है ना, तो आराम से याद रहेगा, तो एग्ज़ाम में कर पाएंगे। अगला गुण बांटा गया है चमक के आधार पे। तो आप देखेंगे धातु में एक विशेष प्रकार की चमक होती है, जैसे सोना है, चांदी है ना, तो इसमें जिसे धात्विक चमक कहते हैं। तो अगर एग्ज़ाम में पूछेगी है ना गुण के आधार पे बताओ, तो आप बता देंगे चमक के आधार पे धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक होती है और इसी गुण को हम क्या कहते हैं, धात्विक चमक कहते हैं। जबकि अधातु इनमें कोई विशेष प्रकार की चमक नहीं होती। फॉर एग्जांपल हीरा है, ग्रेफाइट है, आयोडीन है के अतिरिक्त कुछ धातुओं में चमक नहीं होती। मतलब हीरा चमकता है, अधातु में है हीरा, ठीक है, और आयोडीन में भी चमक होती है, ग्रेफाइट में भी चमक होती है। और इन तीनों को यदि हम छोड़ दें तो और कोई जो अन्य अधातु है उसमें कोई विशेष प्रकार की चमक नहीं पाई जाती। यहाँ धातु नहीं होगा, यहाँ अधातु होगा यहाँ पे, ठीक है। अगला देखो मिश्र धातु के आधार पर अगर तुलना करें धातु की, तो कुछ धातुएं आपस में मिलकर क्या करती हैं, समांगी मिश्रण बनाती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, मिश्र धातु। जैसे आपने देखा होगा पीतल में क्या होता है, तांबा होता है और क्या होता है, जिंक का मिश्रण होता है, तो ये धातु होता है, मिश्र धातु। और अगर अधातुओं की बात करें तो अधातुएं आपस में मिलकर मिश्र धातु कभी बनाती ही नहीं है, अधातुएं आपस में मिलकर मिश्र धातु नहीं बनाती। अगला गुण क्या है, अम्लों से क्रिया। मतलब जो धातुएं हैं ये अम्लों के साथ क्या करती हैं, क्रिया करके लवण और जल बनाती हैं। धातु जो होती है अगर अम्ल से किसी अम्ल से क्रिया करती है तो लवण बनाती है और जल, जबकि जो अधातु है ये अम्ल के साथ लवण नहीं बनाते हैं। लास्ट चालकता के आधार पे अगर बात करें हम, तो सभी धातुएं क्या होती हैं, धातुएं का मतलब है उनमें करंट का फ्लो होगा, है ना, इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन, और सभी धातुओं में सुचालक होती हैं। सभी की सभी धातुएं लगभग सुचालक होती हैं। जबकि अधातु में बात करें तो केवल ग्रेफाइट है और ग्रेफाइट, और अगर हम कार्बन को छोड़ दें तो इसके अतिरिक्त जितने भी धातु होती हैं वो विद्युत की क्या होती हैं, कुचालक होती हैं। तो धातुएं सुचालक होती हैं जबकि ये कुचालक। तो देख रहे हो ना कितने गुण हो गए, कई सारे, तो आप बता देंगे। धातु विशेष प्रकार की चमक होती है, जबकि अधातुओं में ग्रेफाइट, हीरा और आयोडीन को छोड़ दें तो बाकी किसी धातु में चमक नहीं होती, है ना। धातुएं क्या करती हैं, आपस में मिलकर जो मिश्रण बनाती है, समांग मिश्रण, उसे हम मिश्र धातु कहते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि पीतल में जिंक और क्या पाया जाता है, कापर। जबकि अधातु आपस में मिलकर मिश्र धातु नहीं बना पाती। धातुएं अम्ल से क्रिया करके क्या करती हैं, लवण और जल बनाती हैं, जबकि अधातु अम्ल के साथ लवण नहीं बनाते हैं। और लगभग सभी धातुएं क्या होती हैं, विद्युत की सुचालक होती हैं। जबकि ग्रेफाइट और कार्बन को अगर हम छोड़ दें धातु में तो कोई भी विद्युत की चालक नहीं होती है। चलिए ये क्वेश्चन हो गया धातु बहुत अच्छे से सीख लिया, एग्ज़ाम में आएगा तो लिख देंगे ना आप लोग आराम से। अगला देखो, और ये तो भैया देखिए ना, अभी इसके पहले वाले पार्ट में आपने देखा था कल वाले में कि खाद्य जाल के बारे में वहाँ मिला था। आज हम इसके बारे में बहुत डीपली वित्त चित्र पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। देखो कितनी बार पूछा गया है, 20 में भी, 18 में भी, पक्का आपकी बार 23 में भी आएगा ये, है ना। खाद्य जाल चाहे ऑब्जेक्टिव ही बने इससे तो फिक्स है कि आएगा एकदम 100%। तो पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य जाल को उदाहरण से समझाइए, या तो ये नाम बोलेगा या फिर खाद्य जाल को समझाइए, ये एक सरल खाद्य जाल का सचित्र वर्णन कीजिए, ये भी पूछ सकता है। या फिर खाद्य जाल से क्या समझते हैं। इतने क्वेश्चन इसमें सब निपट जाएंगे, एक ही, है ना, एक ही क्वेश्चन में इतने प्रश्न उत्तर हो जाएंगे सभी के। देखिए जीवमंडल के विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न प्रकार की खाद्य श्रृंखलाएँ होती हैं, है ना। खाद्य श्रृंखला में जो फूड चेन होता है उसमें क्या होता है, एक दूसरे के ऊपर क्या होता है, डिपेंड होता है, उसमें एक निश्चित वो बनता है, श्रृंखला बनती है। जबकि खाद्य जाल में एक जाल ही पूरा बन जाता है। ये पहले भी पढ़े थे, अभी आज पढ़ेंगे। तो जीवमंडल के विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न प्रकार की खाद्य श्रृंखलाएँ होती हैं। एक ही भूभाग में, मतलब एक ही पृथ्वी के, एक ही भू मतलब पृथ्वी, एक ही पृथ्वी के भाग में एक से अधिक प्रकार की खाद्य श्रृंखलाएँ सक्रिय हो सकती हैं। उदाहरण के लिए एक घास स्थल में अगर आप जाएं तो देखें इसमें 3 प्रकार की खाद्य श्रृंखलाएँ देखी जा सकती हैं। कहाँ पे जाएं, खाद्य स्थल में ही केवल, घास स्थल में जहाँ घास लगी हो, अगर वहाँ जाएं तो आप देखेंगे इसमें 3 प्रकार की खाद्य श्रृंखलाएँ देखी जा सकती हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो देखो पहली खाद्य श्रृंखला क्या बनेगी, ये खाद्य श्रृंखला है, खाद्य जाल अभी हम आगे इसी से बनेगी। तो अगर घास, क्योंकि घास में आप गए घास उद्यान में, तो घास को कौन खाएगा, टिड्डे कौन खा लेगा, छिपकली या फिर गिरगिट, ये दोनों खा सकते हैं। और इसको क्या खा लेगा, बाज।
तो बताइए इसमें टिड्डा प्राथमिक उपभोक्ता बनेगा क्योंकि ये तो उत्पादक है। ये द्वितीयक और ये तृतीयक, ये भी एग्जाम में पूछा गया। ये खाद्य श्रृंखला का उदाहरण है। किसका है ये फूड चेन का उदाहरण है। किसका? फूड चेन का, मतलब खाद्य श्रृंखला का। ठीक है, और हम पढ़ रहे हैं खाद्य जाल, तो इसी से बनेगा भी। तो आगे देखिए, ये पहला हो गया। आप गए है ना घास, जहाँ पे घास लगे हुए मैदान में अगर बैठे तो वहाँ पे देखा कि घास को कौन खा रहा है? टिड्डा। टिड्डे कौन खा रहा है? छिपकली या फिर गिरगिट। और गिरगिट कौन खा रहा है? बाज। तो इसमें टिड्डा प्राथमिक बन जाएगा, गिरगिट या छिपकली द्वितीय उपभोक्ता और बाज तृतीय बन जाएगा, जबकि घास उत्पादक है। ठीक है, अगला दूसरा कौन सा बनेगा? फूड चेन, मतलब खाद्य जाल, खाद्य श्रृंखला। तो हरे पौधे, वहीं पर हरे पौधे हैं। हरे पौधे कौन खा सकता है? चूहे खा सकते हैं। चूहे को कौन खा लेगा? सांप खा लेगा। बिल्कुल। सांप को कौन खा लेगा? बाज खा लेगा। ठीक है, ये हो गया। तो देखो यहाँ पर भी ये क्या बन गई? खाद्य श्रृंखला है। ये दूसरी खाद्य श्रृंखला ये बनी। तीसरी देखो, अभी आप उसी पे बैठे हैं गार्डन में, ये आप देखें, तुलना करें कि आप गार्डन में बैठे हैं जहाँ पे घास लगी है, घास का मैदान। तो तीसरा क्या बनी? घास व पेड़ पौधे लगे हैं, इसको कौन खा सकता है? खरगोश या फिर भेड़ या हिरन, ये खा सकते हैं। बिल्कुल, है ना। और इन सभी को कौन खा लेगा? भेड़िया खा सकता है। और भेड़िया कौन खाता है? खा लेगा? शेर और चीता। तो कितनी प्रकार की चेन बन गई यहाँ पे, है ना। तो आप कहेंगे 3 बन गई। एक ही, मतलब आप गए गार्डन में तो आपने देखा, है ना। पहली चेन क्या बनी कि हरे पौधे थे, घास थी, तो घास को टिड्डे ने खाया, टिड्डे को गिरगिट ने खाया और गिरगिट को बाज ने खाया। कभी कभी तो यही फूड चेन देकर इसमें पूछ लेगा, बताओ प्रथम, द्वितीय या तृतीयक उपभोक्ता कौन है। तो आप जब सही से समझे रहेंगे तो 100% कर ही ले जाएंगे, और ये एग्ज़ाम में एकदम फिक्स है कि आएगा ही आएगा। चलो, अब इन्हीं तीनों से देखो, ये बनी है खाद्य जाल का एक चित्र। ये देखो समझाया गया पूरा, यहाँ पे खाद्य जाल बन गए। कैसे? क्योंकि देखो यहाँ पे अगर नंबर 1 की बात करें, यहाँ देखो पौधा, ये है पौधा, वही राष्ट्र उद्यान का है, घास उद्यान आप गए थे, तो पौधे में को कौन खा लेगा? खरगोश खाएगा। पौधे को कौन खाएगा? खरगोश। और पौधे को कौन खा सकता है? चूहा। और पौधे को कौन खा सकता है? कीट भी खा लेते हैं। बिल्कुल। तो देखो एक ही यहाँ पे उत्पादक है और इसको 3 लोग जो है खा रहे हैं। पौधे को खरगोश भी खा सकता है, पौधे को चूहा भी खा सकता है, पौधे को कीट भी खा सकता है। अब दूसरे नंबर पे देखो, खरगोश को कौन खा लेगा? बाज। खरगोश को कौन खा लेगा? बाज। ठीक है। और उसके बाद बात करें कि ये चूहा जो था, चूहा, खरगोश को तो बाज ने खा लिया, और चूहे को कौन खा लेगा? चूहे को भी बाज खा लेगा। चूहे को कौन खा लेगा? बाज। और चूहे को सांप भी खा लेगा। देख रहे हो ना, तो जाल बन रहा है पूरा। यहाँ पे एक ही चीज़ को कई चीज़ें खा रही हैं, या एक ही चीज़ कई चीज़ों को खा रहा है। अब देखो इधर पौधे को कीट ने खाया, कीट को कौन खा लेगा? मेढक खा लेगा। मेढक को कौन खा लेगा? सांप। तो देखो सांप ने चूहे को भी खा लिया, सांप ने मेढक को भी खा लिया। और सांप को कौन खा लेगा? सांप को खा लेगा बाज। और खरगोश को भी कौन खा लेगा? बाज। तो यहाँ देख रहे हो ना, एक ही चीज़ पर कई चीज़ डिपेंडेड है। तो ये क्या बन गया बताओ? ये श्रृंखला नहीं है, ये पूरा एक जाल बन गया। क्या बन गया? जाल। तो इसी को कहते हैं खाद्य जाल। इसमें क्या होता है कि एक ही वस्तु को, है ना, कई चीज़ें खा सकती हैं, या एक ही पर्सन कई पर्सन को खा सकता है यहाँ पे। तो ये बन गई पूरी खाद्य जाल। ठीक है। जबकि खाद्य श्रृंखला में तो एक सीरीज बनती है ना, जो कि जैसे कि ये बनी है इधर, ये 3 बनी थे। अभी आप गए थे ना मैदान में घास के, तो आप तुलना कर सकते थे कि आप मतलब कल्पना कर सकते हो कि हम एक घास के मैदान में बैठे हैं, तो ये हम देख सकते हैं। तो ये है खाद्य जाल। चलिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो क्या आया है। खाद्य जाल को समझाइए। एक सरल खाद्य जाल सचित्र का वर्णन करें, और ये इसमें खाद्य जाल और खाद्य श्रृंखला में अंतर क्या होता है ये पढ़ना है। तो आइए देखते हैं खाद्य जाल और खाद्य श्रृंखला में अंतर क्या होता है। ये भी क्वेश्चन देखो ना, फूड चेन अलग है, जबकि खाद्य जाल में पूरा जाल ही बना था। तो देखो क्या है, खाद्य श्रृंखला की बात करें तो किसी भी पारितंत्र में जीवधारियों की ऐसी श्रृंखला जिसमें एक जीवधारी दूसरे का उपभोग करता है या दूसरे का आहार बनता है, खाद्य श्रृंखला कहलाती है। जिसे भी आपने देखा था कि घास को किसने खाया? टिड्डे को किसने खाया? छिपकली। और छिपकली किसने खा लिया था? बाज ने। तो वो क्या थी? एक खाद्य श्रृंखला थी। जबकि खाद्य जाल में देखें तो देखो, किसी भी पारितंत्र में विद्यमान अनेक खाद्य श्रृंखलाओं की परस्पर अंतरक्रिया, मतलब कई जब खाद्य श्रृंखला की जब परस्पर अंतरक्रिया होती है तो उससे जो जाल बनता है जटिल, उसे कहते हैं खाद्य जाल।
दूसरा पॉइंट देखें आप, आहार श्रृंखला में जीवों की निश्चित है ना होती है 5 से 6, जबकि खाद्य जाल में अनगिनत जीवधारी होते हैं। तीसरा देखें, खाद्य श्रृंखला में किसी जीवधारी का केवल एक निश्चित स्थान होता है, जैसे कि अभी आपने देखा था है ना, यहाँ पे इसमें क्या होता है, एक निश्चित स्थान, जैसे कि हरे पौधे, फिर चूहे, फिर बिल्ली और बाज, एक निश्चित स्थान है। जबकि वहीं अगर बात करें खाद्य जाल में, तो खाद्य जाल में एक जीव विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं को भिन्न भिन्न स्थान पर रखा जा सकता है। जैसे अभी आपने देखा था चूहा, चूहे को कौन खा रहा था, शेर, और चूहे को बाज भी खा ले रहा था। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट है खाद्य जाल और खाद्य श्रृंखला, हर बार एग्जाम में आएगी, क्योंकि सिलेबस में है, 100% ही आएगा ये, तो इसको याद ही कर ले, अभी समय है आपके पास। ठीक है, अगला अयस्क क्या होते हैं, इसको हमने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है पहले ही पार्ट में, अतिरिक्त उत्तरीय में, आज इसमें भी देख लेते हैं अयस्क क्या होते हैं। ठीक है, इनके एग्जाम्पल पढ़ते हैं। तो अयस्क मतलब ओर्स बोलते हैं इंग्लिश में, तो जिस खनिज से किसी धातु को प्रचुर मात्रा में, जिस भी, और खनिज क्या थे, खनिज क्या होते हैं, कच्चे पदार्थ होते हैं जिसे हम मतलब कहाँ से, खानों से डायरेक्ट खोद कर लाते हैं, वो खनिज होते हैं। जबकि अयस्क क्या होते हैं, वही खनिज से जो खोद कर लाते हैं हम, तो जिस खनिज से किसी धातु को प्रचुर मात्रा में मतलब ज़्यादा मात्रा में, कम खर्च में, अल्प में मतलब कम खर्च में, और उसे आसानी से प्राप्त किया जा सके, उसे खनिज को विशिष्ट धातु का क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं, है ना। तो ये आप कह सकते हो कि अयस्क जो होता है ना, क्या कहलाता है, कम खर्च में, ऐसा खनिज जिसको हम कम खर्च में सरलता से और ज़्यादा मात्रा में उत्पन्न कर सके या ला सकें या प्राप्त कर सकें, वो क्या कहलाता है, अयस्क कहलाता है। एग्जाम्पल बात करें तो लेड को गैलेना, जो लेड होता है उसको गैलेना से प्राप्त कर सकते हैं हम। कापर पायराइड को किससे, CuFeS2, ये सूत्र है, को कापर से प्राप्त करते हैं। कापर पायराइड से क्या प्राप्त कर लेते हैं हम, कापर प्राप्त कर लेते हैं। इसी प्रकार गैलेना, कापर पायराइड क्रमशः लेड व कापर के क्या हैं, अयस्क हैं। ठीक है, अगला, किसी भी धातु के कई अयस्क हो सकते हैं, एक ही धातु के कई अयस्क हो सकते हैं। ठीक है, जिससे भी वह धातु अल्प मतलब कम व्यय प्राप्त हो, मतलब कम खर्च में प्राप्त हो जाए, वह उसका प्रमुख अयस्क कहलाता है। जैसे कि लेड का प्रमुख अयस्क क्या है, गैलेना। लेड का प्रमुख अयस्क क्या है, गैलेना, मतलब गैलेना से हम आसानी से लेड को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे कापर पायराइड से हम कापर को प्राप्त कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से, कम खर्च में और ज़्यादा मात्रा में। चलिए, तो ऐसे खनिज हैं जिनको हम, तो ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट है अयस्क। ये कंप्लीट हो गया, आगे बढ़ते हैं। ये देखते हैं हम निस्तापन, है ना, ये विधियां हैं अलग अलग तरीके से प्राप्त करने की। तो निस्तापन के बारे में देखते हैं, निस्तापन है, भर्जन है, प्रगलन है। तो निस्तापन के बारे में समझते हैं। ये क्वेश्चन 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, ये देखो आप, 21 में आया। ठीक है, तो देखिए निस्तापन, है ना, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, कैल्सिनेशन। तो निस्तापन प्रक्रिया में सांद्रित अयस्क को, जो अयस्क होता है सांद्रित को, उसके गलनांक से कम ताप पर, जितना उसका गलनांक होता है, जैसे मान लो लोहे को में, है ना, निस्तापित करना है, तो उसका जितना गलनांक है उससे थोड़ा सा कम ताप पर, वायु की अनुपस्थिति में, मतलब वायु उपस्थित ना हो, उसमें क्या करते हैं, उसे गर्म करते हैं। निस्तापन में क्या करते हैं कि सांद्रित अयस्क को उसके गलनांक से कम ताप पर, वायु की अनुपस्थिति में, मतलब वायु एब्सेंट रहती है, में उसमें गर्म करते हैं। ठीक है, इससे अयस्क में उपस्थित नमी, और जो उसमें नमी है और अन्य वाष्पशील जो द्रव्य होते हैं वो क्या हो जाते हैं, उड़ जाते हैं, तथा धातु कार्बोनेट व धातु हाइड्रोक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, तथा धातु कार्बोनेट व धातु हाइड्रोक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं, मतलब धातु के हाइड्रोक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं। निस्तापन के पश्चात, मतलब ये क्रिया होने के पश्चात पदार्थ में जो धातु की जो प्रतिशत मात्रा होती है वो बढ़ जाती है, अधिक हो जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें से जो वाष्पशील पदार्थ और जो नमी होती है वो उड़ जाते हैं। तो उसके बाद प्राप्त ठोस सरंध्र होता है, निस्तापन परावर्तनी भट्ठी में किया जाता है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो निस्तापन की क्रिया होती है किस प्रकार की भट्ठी में करते हैं, तो आप कहेंगे परावर्तन भट्ठी में करते हैं। आगे, अयस्कों से निस्तापन में होने वाली रासायनिक अपक्रियाएं, है ना, लाफिंग ये आ गई थोड़ा सा, है ना। अयस्कों से निस्तापन में होने वाली रासायनिक क्रियाएं निम्न प्रकार हैं। जैसे कि बॉक्साइट का अयस्क ले लिया गया, बॉक्साइट को, तो बॉक्साइट को लिया गया, ये इसका सूत्र ये है Al2O3 इंटू जल इसमें रहेगा थोड़ा बहुत, फिर इसको गर्म करेंगे, ये हीट दिया तो क्या होगा, परावर्तनी भट्टी में Al2O3 निकल आएगा।
ठीक है ना, एल्युमिनियम ऑक्साइड बाहर निकल आएगा और इसमें से जल उड़ जाएगा, ये है। ऐसे हेमेटाइट जो कि लोहे का इसका है, तो हेमेटाइट को गर्म किया गया तो इससे भी हेमेटाइट निकल गया और जो जल की मात्रा थी वो वाष्प के रूप में बाहर निकल गई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ा इजी भी है। निस्तापन में क्या करते हैं, सांद्रित अयस्क को लाएंगे और जो जितना भी उस पदार्थ का मतलब उस जो है अयस्क का गलनांक होगा उससे थोड़ा सा कम ताप पर उसको हम गर्म करेंगे, ताकि जो उसमें जो नमी है और जो वाष्पशील जो पदार्थ हैं वो आसानी से क्या हो जाए, उड़ जाएं और फिर वो धातु के रूप में हमें आसानी से मिल जाए। ठीक है, अगला ये क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, चुंबक किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो चुंबक किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं चुंबक। तो चुंबक क्या होता है, ऐसे पदार्थ जो लोहे या लोहे से बनी वस्तुओं को अपनी ओर क्या करते हैं, खींचते हैं, क्या कहलाते हैं, चुंबक कहलाते हैं। तो ऐसे पदार्थ जो लोहे या लोहे से बनी वस्तुओं को अपनी ओर क्या करते हैं, खींचते हैं, चुंबक कहलाते हैं। चुंबक का निश्चित परीक्षण प्रतिकर्षण से होता है ना। यदि किसी चीज़ को अपनी ओर प्रतिकर्षित कर रहा है तो वो चुंबक होगा। चुंबक के सिरों पर आकर्षण बल सबसे अधिक होता है, मतलब तो ये है चुंबक। चुंबक में क्या होता है, नॉर्थ और साउथ पोल होता है। तो जो इसके जो सिरे होते हैं ये यहाँ पे चुंबकीय बल बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है ना, सबसे ज़्यादा। तो चुंबक के सिरों पर जो आकर्षण बल होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। और पूछ देकर कि सबसे कम कहाँ होता है, तो यहाँ पर केंद्र पर, जो चुंबक का केंद्र होगा बीच का पॉइंट, यहाँ पे बिल्कुल भी चुंबक का प्रभाव नहीं देखा जाता है। ठीक है, आगे चुंबक के असमान ध्रुव में आकर्षण होता है। असमान ध्रुव मतलब अगर हम नॉर्थ, एक चुंबक का नॉर्थ ले लें सिरा और एक का साउथ ले लें तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे, मतलब जुड़ जाएंगे एक दूसरे में। ठीक है, और चुंबक के समान ध्रुवों में क्या होता है, प्रतिकर्षण, मतलब अगर दोनों का नॉर्थ होगा तो ये क्या करेगा, रिपेल करेगा, मतलब दूर हटा देगा। ठीक है, जबकि इसमें क्या हो गया, ये पास हो जाएगा और इसमें दूर हो जाएगा, हटा देगा, ये मतलब है। आगे चुंबक के ध्रुवों को एक दूसरे से हम अलग नहीं कर सकते हैं। मतलब कोई चुंबक है ये मान लो, ठीक है, इसमें नॉर्थ और साउथ पोल होगा ही होगा। अब इसको हम काट दें, ऐसे काट दें तो दो खंड में बट गया, तो जो छोटे छोटे बनेंगे ना उसमें भी यहाँ ये नॉर्थ हो जाएगा और ये साउथ। इसलिए कहते हैं कि चुंबक के ध्रुवों को हम एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते, मतलब अलग नहीं किया जा सकता है। चुंबकों को दो भागों में विभाजित किया जाता है। नंबर 1 है प्राकृतिक चुंबक और ये है कृत्रिम। ये एग्जाम में पूछा गया है आपके चुंबक। तो चुंबक क्या है, बहुत ईजी है ये। चुंबक लोहे ऐसा पदार्थ है जो लोहे या लोहे से बनी हुई वस्तुओं को अपनी ओर क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, मतलब खींचते हैं, चुंबक कहलाता है। चुंबक का निश्चित परीक्षण प्रतिकर्षण से होता है। चुंबक के अगर सिरों पे बात करें, पोल्स पे, तो जो आकर्षण बल होता है सबसे ज़्यादा होता है। और चुंबक के अगर असमान ध्रुव है, मतलब एक नॉर्थ एक साउथ, तो क्या होगा, आकर्षण होगा, मतलब एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। जबकि समान ध्रुव होंगे, जैसे कि नॉर्थ साउथ, तो ये प्रतिकर्षित करेंगे, मतलब दूर हटेंगे, है ना। और चुंबक के ध्रुवों को हम अलग नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है कि यदि हम किसी चुंबक को तोड़ डालें तो तोड़ने के बाद भी उसमें जो दो ध्रुव होते हैं, नॉर्थ और साउथ, उत्तरी और दक्षिणी, वो फिर छोटा चुंबक जो होगा उसमें भी वही रहेगा। तो ये है। और चुंबक दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक है और कृत्रिम। प्राकृतिक मतलब जो नेचुरली पाया जाता है, और कृत्रिम मतलब जिसको बनाया जाता है। ठीक है ना। चलिए अब लास्ट पेज है चुंबक के गुण। चुंबक के गुण, तो चुंबक के कई गुण होते हैं। चुंबक के गुण क्या है, पहला गुण तो यही है कि चुंबक लोहे या लोहे से बनी किसी भी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है। ठीक है, और इस गुण को क्या कहते हैं, चुंबकत्व। तो अगर एग्जाम में आ जाए चुंबकत्व किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे कि लोहे या लोहे से बनी वस्तुओं को चुंबक के द्वारा अपनी ओर आकर्षित करने का गुण क्या कहलाता है, चुंबकत्व कहलाता है। अगला, ये पहला गुण। दूसरा, चुंबक को क्षैतिज तल में स्वतंत्रतापूर्वक लटकाने पर यह एक ध्रुव सदैव उत्तर की ओर और दूसरा सदैव दक्षिण की ओर ठहरता है। इसका मतलब क्या है कि ये कोई चुंबक है, इसमें नॉर्थ है और ये साउथ पोल है, और इसको हम यहाँ से बांध के टांग दें तो ये सदैव उत्तर और दक्षिण दिशा में क्या होगा, ठहर जाएगा, मतलब रुक जाएगा। ये भी चुंबक का क्या है, एक गुण होता। लास्ट क्वेश्चन क्या है, विद्युत चुंबक से आप क्या अभिप्राय है, विद्युत चुंबक किसे कहते हैं। तो विद्युत चुंबक का उपयोग ही मोटर वोटर बनाने में किया जाता है। ठीक है, तो यदि किसी नर्म लोहे की छड़ पर तांबे के पृथक्कृत तारों को, अलग अलग तारों को लपेट कर लूप के आकार में उसमें धारा प्रवाहित की जाए तो नर्म लोहे की छड़ चुंबक के समान व्यवहार करने लगती है, मतलब उसमें चुंबक के गुण उत्पन्न हो जाते हैं। और इसका चुंबकत्व उस समय तक ही रहता है जब तक कि तांबे के तार में क्या प्रवाहित होती रहती है, धारा।
अब विद्युत धारा के प्रवाहित होने के कारण बने चुंबक को क्या कहते हैं? चुंबक कहते हैं, विद्युत चुंबक कहते हैं। तो हमने पढ़ा है ना लगभग 7-8-9 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पढ़े और इसी में से एग्ज़ाम में आएगा। आप कहेंगे तो और वीडियो लाएंगे आपके लिए, ठीक है ना। वैसे लगभग हमने अपने तरफ से कंप्लीट किया। एक वीडियो अतिरिक्त उत्तरीय प्रश्न का और लाएंगे, उसमें अभी कुछ चीज़ें और बचा है, उसको पढ़ेंगे। इसमें हमने क्या पढ़ा? रुधिर क्या है, रुधिर वर्ग की खोज किसने की, इसके बारे में पढ़ा पूरा। फिर ठीक है ना, इसके रुधिर वर्ग के प्रकार पढ़े, 4 प्रकार ए बी और ओ, ठीक है, इसने खोज की, ये पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा धातु के बारे में बहुत ही डीपली पढ़ा कि धातु क्या होते हैं, पारदर्शी होते हैं, जबकि अधातु पारदर्शी और अपारदर्शी दोनों हो सकते हैं। धातुओं के ऑक्साइड क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं। आप ऐसे भी लिख देंगे, ये गुण नहीं लिखेंगे तो भी सही रहेगा एग्जाम में, ठीक है। इसके अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। धातु क्या होता है? जब किसी वस्तु से टकराती है तो ध्वनि उत्पन्न करती है, जबकि अधातु से कोई ध्वनि उत्पन्न नहीं होती। फिर हमने क्या पढ़ा कि अधिकतर धातुएं हाइड्रोजन के साथ क्रिया नहीं करती, जबकि अधातुएं क्या करती हैं? क्रिया करके यौगिक बना देती हैं। और बात करें तो धातुएं सामान्यतया कठोर होती हैं, मतलब ठोस होती हैं, ठीक है। इसमें आघात वर्धनीयता का गुण और तन्यता का गुण पाया जाता है। हमने बताया कि आघात वर्धना का मतलब होता है कि चोट करके, मतलब किसी धातु को पीट करके हम उसकी चादर पतली पतली बना सकते हैं। और तन्यता का मतलब है कि 1 ग्राम, मैंने बताया था ना कि जैसे सोना है तो उससे लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार आप खींच सकते हैं, ठीक है ना। तो सोने की जो तन्यता होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। अगला, उसके बाद अगर बात करें अधातु की, तो धातु में ठोस, द्रव, गैस, ये तीनों अवस्था में होती हैं धातुएं। धातुओं का घनत्व भी ज़्यादा होता है और इसका गलनांक भी ज़्यादा होता है, जबकि अधातु का गलनांक एवं घनत्व दोनों ही क्या होता है? कम होता है। फिर बात करें धातुओं में तो एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है जिसे धात्विक चमक कहते हैं, है ना। जबकि वहीं अधातु में बात करें तो केवल हीरा, ग्रेफाइट और आयोडीन, ये 3 ऐसे धातु हैं, यदि इनको हम छोड़ दें तो इसके अतिरिक्त कोई भी जो धातु है उसमें चमक कोई होती नहीं है। धातुएं आपस में मिलकर क्या बनाती हैं? मिश्र धातुएं बना देती हैं, जबकि अधातुएं मिश्र धातु नहीं बना पाती। धातुएं जब अम्ल के साथ क्रिया करती हैं तो लवण बना लेती हैं, जबकि ये अम्ल लवण नहीं बनाते। और सभी धातुएं लगभग क्या होती हैं? विद्युत की सुचालक होती हैं, जबकि अधातु में केवल ग्रेफाइट और अगर कार्बन को छोड़ दें, क्योंकि कार्बन और ग्रेफाइट कार्बन के पूर्ण रूप होते हैं, हीरा, ग्रेफाइट, तो ग्रेफाइट कार्बन का ऐसा पूर्ण रूप है जो क्या होता है? इसमें विद्युत धारा प्रवाहित कर सकते हैं, करंट का फ्लो होता है इसमें, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद हम पढ़े पारिस्थितिकी तंत्र, जिसमें खाद्य जाल पढ़ा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है खाद्य जाल, इसमें हमने समझा, है ना। इसका चित्र देखिए। फिर उसके बाद खाद्य श्रृंखला के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो लगभग हमने इसमें सभी क्वेश्चन कर लिए। उसके बाद चुंबक के बारे में पढ़ा, अयस्क पढ़ा, बहुत इंपॉर्टेंट है अयस्क, निष्तापन क्रिया क्या है पढ़े, है ना। तो चलिए यहीं तक रखते हैं क्लास को। आप लगातार हमसे बने रहे, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को 1-2 बार आप देख लेना, मैं बता रहा हूँ 100% याद हो जाएगा। अगर स्पीड कम लगेगी तो बढ़ा के देख लेना, नहीं तो कम करके देख लेना, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे बहुत जल्द अगले पार्ट में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।